बच्चा ये तो हमने फीचर्स पढ़े थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो खत्म हो गई थी, डेड एंड डिके हो गई थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी। उसके बाद हमारा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, जिसकी वजह से लो जीडीपी हो गया। और पब्लिक सेक्टर ने अपने जो है शेयर्स, उनके पास थे ही नहीं। ठीक है, दे हैड नो रेवेन्यू। जो भी रेवेन्यू था या जो भी काम था, वो क्या था, कन्फाइंड ओनली टू टर्शरी सेक्टर बाय द गवर्नमेंट था, जो कि टुवर्ड्स रेलवेज कम्युनिकेशन, ठीक है, पोस्टल सर्विसेज, इनकी तरफ ही था, राइट। तो इसमें अब आप कुछ इम्पोर्टेंट वो चीजें और अंडरलाइन करेंगे, मार्क करेंगे। जो इंडस्ट्रीज थी बेटा हमारे पास सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में आई थी, जिसमें से हमारे पास जो इंडस्ट्रीज थी वो कौन सी थी बच्चे, कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज थी, और इसमें भी ग्रोथ रेट बहुत स्लो था। जो हमारी टेक्सटाइल मिल्स थी बेटा वो कहाँ पे लोकेटेड थी, इन द वेस्टर्न पार्ट्स, नाम महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, अगेन जो हमारी इंडस्ट्रीज थी बेटा वो बहुत स्लो ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रही थी। कौन सी दो इंडस्ट्रीज थी हमारे यहाँ पे, कॉटन एंड जूट। और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थी, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। जूट मिल्स जो है बेटा वो फॉरेनर्स जो है डोमिनेट करते थे, मतलब उन्हीं की थी, और वो कहाँ पे थी, इन द बंगाल थी। उसके बाद बच्चे, एक सेकंड, वेट। ठीक है बच्चा, उसके बाद जो हमारी जूट मिल्स थी वो कहाँ पे लोकेटेड थी, बंगाल में, और वो फॉरेनर्स ही चलाते थे। उसके बाद ये लर्न करना है आपने कि जो टिस्को थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कब कब आई थी बच्चा, 1907, 1907 में ये यहाँ पे हमारी इंडिया में आई थी, मतलब बनी थी। और कहाँ पे थी बच्चे, इट वॉज लोकेटेड इन जमशेदपुर, बिहार। तो ये एक आपका एमसीक्यू बन जाता है अगेन। बच्चे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो है वो कौन से साल में स्टैब्लिश हुई थी, सेटअप हुई थी, इन द ईयर 1907, इन जमशेदपुर, बिहार। And a few other industries in the fields of sugar, cement, paper, etc. also came up after the Second World War. तो यहाँ पे अब आपको याद क्या रखना है कि 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू हुई थी, कॉटन जूट टाइप की। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपकी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में थी, जो कि कहाँ थी लोकेटेड, गुजरात एंड महाराष्ट्र। जूट इंडस्ट्रीज बंगाल में थी बेटा। और टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो 1907 में आई थी, और वो कहाँ पे सेटअप हुई थी, इन जमशेदपुर, बिहार, राइट। सो बच्चे, व्हाट वाज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी, ये हमने बात करी थी आई थिंक, कि हमारी जो फर्टाइल लैंड था ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फर्टाइल लैंड था, इट वेंट टू बांग्लादेश, जो कि उस टाइम पे ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान के नाम से फेमस था। So, which partition created serious problems of shortage of raw material for jute mills of Kolkata and textile mills of Mumbai and Ahmedabad. Whole of the fertile land for jute production went to East Pakistan, which is now known as Bangladesh. Food problem, which is West Punjab and Sindh were the food granaries of India. As a result, these areas also went to Pakistan, right? इंडिया हैड टू फेस अ फूड क्राइसिस ऑल्सो एट दैट टाइम। मार्केट भी बच्चे हमारी बहुत छोटी हो गई थी। पार्टीशन हैज रिड्यूस द साइज ऑफ द मार्केट व्हिच वाज बिलो सिवियर ब्लो टू द इंडियन इंडस्ट्रीज। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड। बच्चे क्या हुआ था हमारी फॉरेन ट्रेड के साथ, हमें पता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी बच्चे हमारे पास। तो यहाँ पे ब्रिटेन क्या चाहता था कि हमारा ट्रेड इंडिया के साथ हो, और इंडिया जो है वो, मतलब कि यही सर्कल चलता रहे कि हम इंडिया से क्या लें, रॉ मटेरियल्स लें,
पीयूष, हमने अभी बस स्टार्ट ही की है क्लास, ठीक है? जो 5-10 मिनट्स की आप रिकॉर्डिंग में देख लेना स्टार्टिंग की। अभी मैंने जो हेडिंग स्टार्ट किया दैट इज इंडिया फॉरेन ट्रेड। बच्चे इसमें क्या था, ब्रिटिशर्स हमारा क्या चाहते थे कि हम उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते रहे और वो हमें फिनिश प्रोडक्ट्स एट हायर प्राइसेस सप्लाई करते रहे और बीच में कोई टैक्स ना हो, राइट? तो ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से बच्चे वो क्या कर पा रहे थे, हमारे रॉ मटेरियल से अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, जिसकी वजह से वो हमारे को रॉ फिनिश प्रोडक्ट्स एट हाई प्राइजेस सेल करते थे और बाहर दूसरी कंट्रीज को भी बहुत ज्यादा गुड्स जो है सप्लाई करते थे। So the state of India's foreign trade during the British is as follows. Number one, exporter of primary products and importer of finished goods. तो ये तो हमने डिस्कस किया ही है। इंडिया क्या करता था बच्चे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब रॉ मटेरियल बाहर देता था और फिनिश गुड्स उसको इंपोर्ट करने पड़ते थे, राइट? दूसरा क्या है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल। हमारा ब्रिटिश रूल कहता था कि मैं मेरे को फ्री विदाउट टैक्स तुम गुड्स बेचो, मैं तुम्हें विदाउट टैक्स भेजूंगा, लेकिन बाहर अगर तुम भेजोगे या बाहर से इंपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर ह्यूज टैक्सेस थे। तो क्या गवर्नमेंट का ब्रिटिश रूल का मोनोपोली थी? यस, बिल्कुल थी। मोनोपोली मींस पार एक हाथ में होना, ठीक है? देयर वाज नो कंपटीशन। सो व्हेनेवर देयर इज नो कंपटीशन तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोपोली। द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बच्चे जो पैसा आ भी रहा था ना अगर बाहर से, वो कहाँ जा रहा था? इट वॉज यूज टू हेल्प द ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिश आर्मी टू स्टे इन इंडिया। वो उन्हीं के एक्सपेंसेस, लॉ एंड ऑर्डर और लोगों को, ऑफिसर्स को यहाँ पे रखने के काम ही आ रहा था। इंडिया के लिए कोई हेल्प नहीं हो रही थी। सो बच्चे नंबर वन वही है, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। Because of the colonial exploitation of the Indian economy, India became a net exporter of the primary raw material of silk, cotton, wool, sugar, indigo, etc. देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो हमारे कैश प्रोडक्ट्स, इन सबका इंडिया क्या बन गया था बच्चे, रॉ मटेरियल या प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बन गया था। एंड नेट इंपोर्टर बन गया था ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स, जो कि जैसे जिसमें कैपिटल गुड्स थे, वुलन क्लोथ, सिल्क एक्सेट्रा, क्लॉथ में, मतलब फिनिश प्रोडक्ट में हम उसको इंपोर्ट करते थे। मोनोपोली कंट्रोल कैसे था बच्चे? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर द मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आई टोल्ड यू more than 50% of the India's foreign trade was restricted to Britain। मतलब ब्रिटिश कहता था कि कम से कम 50% ट्रेड हमारे साथ करो, हम किसी और कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करने देंगे, और बाकी जो रेस्ट 50% अगर कुछ बचता था वो भी सिर्फ अलाउड था कुछ कंट्रीज को, जिसमें से एक चाइना थी बेटा। फिर ये एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है कि सुएज कनाल कब खुला था। सो इट वाज ओपन इन द ईयर 1869। मैं आपको बता देती हूँ बच्चे, पहले क्या होता था, से सपोज ये ब्रिटेन है, इंग्लैंड, और ये हमारे पास क्या है, इंडिया है, ठीक है? ये इंग्लैंड है और ये इंडिया है। बच्चे पहले अगर हमारे को कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके आना होता था तो बहुत लंबा रूट जो हमें तय करना पड़ता था, ठीक है? इसको ईज करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रास्ता ही निकाल दिया पहाड़ी के बीच में, जिसको ये क्या कहते हैं, सूज कनाल का रास्ता कहते थे, सूज कनाल। सो सूज कनाल कब ओपन हुआ था बेटा? इन द ईयर ऑफ 1869। अनदर इम्पोर्टेंट वन मॉकन एमसीक्यू दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट? नेक्स्ट वाज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडिया क्या होने लगा था बच्चे, एक्सपोर्टर हो गया था रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर हो गया था फिनिश गुड्स का। जितना भी पैसा हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट से अर्न करते थे बच्चे, वो कहाँ लगता था? टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन द वॉर फॉट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी लड़ाइयां लड़ती थी उनके ऑफिसर्स और मिलिट्री के लिए यूज होता था। इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स सर्विसेज लाइक बैंकिंग। इनविजिबल आइटम्स क्या होता है, सर्विसेज होती हैं। तो जितनी भी अगर हमारे को सर्विसेज का इंपोर्ट करते थे उसी को पे करने के लिए, एंड टू मेक पेमेंट्स इनकर्ड बाय द ऑफिसेज सेटअप इन ब्रिटेन। और जो ब्रिटेन में ऑफिसेज थे उन्हीं के लिए उनके खर्चे निकालने के लिए होते थे वो पैसे यूज, ठीक है? लास्ट इज बच्चे, हेंस द वेल्थ हैड डिग्रेडेड
ड्रेन्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसकी वजह से हमारा जो पैसा थोड़ा बहुत था भी, वो भी कहाँ हो गया, वो भी खत्म हो गया। बच्चे आओ अब नोट से पढ़ा देती हूँ। फॉरेन ट्रेड, बच्चे यहाँ पे सबसे पहले वही है दैट इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब होता है रॉ मटेरियल्स। कैसे कैसे, वो हमने बात करी थी कि कैश क्रॉप्स जो है हम ग्रो करने लगे थे और उसको बाहर बेचने लगे थे। और ब्रिटेन से हमारे पास क्या आते थे, फिनिश प्रोडक्ट्स आते थे, क्लॉथ, वूलन क्लॉथ, इन सब चीजों के फॉर्म में और कैपिटल गुड्स के फॉर्म में। राइट। मोनोपोली का मतलब होता है कि किसके पास पार थी, ओनली द वन पार, वन वन पार जिसके पास थी। रूलर कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बेटा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास मोनोपोली कंट्रोल हो गया था। उसने क्या कहा था कि कम से कम आधा आधा हिस्सा, 50% जो भी बाहर के साथ लेन देन है वो किसके साथ होगा, ब्रिटेन के साथ होगा, ब्रिटिश के साथ होगा। बाकी दूसरी कंट्रीज के साथ आप कर सकते थे। उस कंट्री में भी उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। उसने कहा चाइना को जा सकता है, साइलोन, श्रीलंका एंड पर्शिया, ईरान। ठीक है, सिर्फ इन्हीं को इन्होंने और अलाउ किया था बेटा। तो ये भी आप लर्न करेंगे। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी कंट्री, सॉरी, कि गवर्नमेंट ने मोनोपोली कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज किया। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। सो नंबर वन के हम प्राइमरी गुड्स के इंपोर्टर बन गए थे एंड एक्सपो सॉरी इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के, एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर बन गए थे। सेकंड, गवर्नमेंट कहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी कि 50% ट्रेड तुम मेरे साथ करोगे, बाकी का जो था वो सिर्फ इन तीन कंट्रीज के साथ रिस्ट्रिक्टेड था। एंड लास्ट मैंने आपको बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सूज कनाल की डेट। देखेंगे आपके नोट्स में भी है भव्या, आप क्योंकि आए नहीं थे जैसे नोट्स मैंने भेजे थे, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं आपको नोट्स पकड़ा दूंगी। बच्चे ये ओके देखिए, मैम। लंदन में ब्रिटिश जो हमारे बैठे थे बेटा, और ये हमारा इंडिया, ये रहा। ठीक है जी। हमें देखो कितना घूम के ऐसे 12,300 मीटर्स, सॉरी माइल्स की दूरी हमारे को तय करके जानी पड़ती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रास्ता ही बीच में खोल दिया। ये देखेंगे, ये दिख रहा है सबको। बच्चे ये जो रास्ता है इसको नाम क्या दिया गया, स्यूज कैनाल। और ये कितनी इसकी एरिया रहेगा बच्चे, फिर 7200। ठीक है बच्चे, 7200 माइल्स ही रह गया था। सो बच्चे इस वजह से ये क्या था, ये दिस वाज ओपन टू इनिशिएट अ फ्री एंड अ फास्टर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड योर ब्रिटेन। राइट। सो सूज कनाल कौन से साल में ओपन हुआ था बच्चे, बोलेंगे 1869। विच ईयर, 1869। जो कि क्या करता था, डायरेक्ट रूट देता था फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। लास्ट was drain of Indian wealth। बच्चे इंडिया सिंस इट बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारे पास जितना भी सरप्लस होता था, सरप्लस मतलब कि क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास बाहर की करेंसी से पैसा आता था। ठीक है। इंपोर्ट, बाहर एक्सपोर्ट करते थे ना तो पैसा आएगा बेटा हमारे पास पाउंड में, अगर इंपोर्ट करेंगे तो बाहर की तरफ हमारे पास पैसा जाएगा। तो बच्चे क्योंकि हमारे पास ज्यादा तादाद में हम एक्सपोर्ट करते थे तो हमारे पास ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स वर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, देयर वाज सरप्लस। सो वो जो सरप्लस था वो हमारी बेहतरी के लिए, इंडियन इंडियन इकोनॉमी की बेहतरी के लिए नहीं रहा था, ब्रिटिश अपने ही बेनिफिट के लिए यूज करता था। कैसे कैसे, एक्सपेंसेस पे करता था जो कोई भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटेन में रहती थी उसके खर्चे के लिए। दूसरा, कोई भी जो भी लड़ाई चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट का खर्चा होता था वो पे किया जाता था। और इनविजिबल आइटम्स, आई टोल्ड यू इनविजिबल आइटम्स मीन सर्विसेज। अगर हम कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करते थे बाहर की कंट्री से तो उसके लिए हमारा जो है पैसा जाता था। सो दिस इज योर फॉरेन ट्रेड बेटा। Suez Canal is an artificial waterway running from north to south across Isthmus of Suez in the northeastern Egypt. Opening of Suez Canal in 1869. Important साल है दोबारा से, what is the year? It is 1869। जिससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बचे। देखो अगर एरिया कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है जी। And made access to Indian market easier. The canal provided a direct route of ships for operating, देखो
इतना सारा सेल करने की जगह डायरेक्ट ही सीधा एक सीधा सीधा रास्ता बन गया था। Strategically and economically, sorry, it is one of the most important waterways in the world. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वाटरवे है पूरे दुनिया में, जो कि इकोनॉमिकली मतलब सबसे सस्ता पड़ता है, और स्ट्रैटेजिकली मींस प्लान बहुत सही तरीके से किया गया है। ठीक है। तो देख रहे हैं, पहले हमारा रास्ता 12,300 माइल्स का था, उसको रिड्यूस कितने पे कर दिया, 7,200 माइल्स पे। तो 5,100 माइल्स का जो रास्ता वो कम हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, एक तो ये तीनों पॉइंट्स अगर अलग से पूछे गए तो अलग से, नहीं तो फॉरेन ट्रेड का बोला तो तीन लिखने पड़ेंगे, या फिर सीधा एमसीक्यू आ सकता है कि सूएज कनाल कब खुला था, तो वो खुला था 1869। यहां तक किसी को अगर परेशानी है तो बच्चे प्लीज पूछो। और नेक्स्ट बच्चा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। उससे पहले मैं आपको नोट्स के साथ पहले करा देती हूँ, आएंगे, सॉरी। एक सेकंड नोट। एक सेकंड प्रॉब्लम, कट्टे हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, चलो। और सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है बच्चे, पॉपुलेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि कितनी हमारी लिटरेसी रेट था, कितना हमारा बर्थ रेट था, क्या डेथ रेट था, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक कंडीशन। सो बच्चे, डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल द फीचर्स ऑफ अ स्टैग्नेंट एंड अ बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। सेंसस क्या होता है, पॉपुलेशन की काउंटिंग। वो कब कंडक्ट हुआ था बच्चे, इन द ईयर ऑफ 1881। अगेन, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ आवर कंट्री वाज कंडक्टेड इन द ईयर ऑफ 1881। ठीक है। उसके बाद बच्चे, द सेंसस रिवील्ड अनइवननेस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ। कहते हैं 1881 से बच्चे हर 10 साल बाद, अभी तक हर 10 साल बाद हम एक सेंसस कंडक्ट करते हैं। सेंसस अगेन क्या होता है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट चेक करते हैं। सो अब ये जो ईयर है, ये एक और साल है बहुत इंपॉर्टेंट, ईयर ऑफ 1921, विच इज ऑल्सो नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। आपको मैं बताती हूँ इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं। बच्चे 1921 से पहले जो इंडिया था ना, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था, जिसमें बहुत हाई डेथ रेट और बहुत ही हाई बर्थ रेट थे। लोग मर भी ज्यादा रहे हैं, पैदा भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो उसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में ना कोई खास चेंज नहीं आया। बच्चे, उसके बाद ना सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन शुरू हुई, जिसमें हमारे पास डेथ रेट इतना नहीं था, बट बर्थ रेट जो है वो, उसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली आज तक, इवन टुडे, आज तक भी हमारी जो है पॉपुलेशन वो सिर्फ इंक्रीज ही हो रही है। अगेन, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या था, 1921 के साल को 6 महीनों को दो अलग अलग भागों में बांटा गया। एक भाग में ऐसा कहा गया कि इंडियन इकोनॉमी में डेथ रेट, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे थे, तो पॉपुलेशन में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन 1921 के अगले लास्ट के 6 महीनों में बच्चे, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ती ही गई, इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि वो आज तक बढ़ ही रही है। इस वजह से 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। तो आ जाइए, why 1921 is called the great year of great divide. So before 1921, India was the first is was in the first stage of demographic transition with a very high birth and very high death rate. Death rate fluctuated from year to year as a consequence. The size of population remained almost stationary. So इस वजह से population का growth rate क्या रहा बच्चा, सेम ही रहा, कोई खास फर्क नहीं। In the beginning of the decline,
इन द डेथ रेट। उसके बाद बच्चे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा सेकंड स्टेज में 1921 के लेटर हाफ में बच्चे क्या हुआ, डेथ रेट कम होने लग गया। सो इस वजह से इंडिया की पॉपुलेशन तब से अब तक कभी भी नेवर डिक्लाइंड, आज तक कभी कम नहीं हुई और अभी तक हमेशा क्या हो रही है, राइज ही हो रही है। इस वजह से इस साल को हम क्या कह देते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। आ रहा है बच्चे समझ। डेमोग्राफिक कंडीशन नंबर वन के सेंसस, फर्स्ट सेंसस हमारा कब कंडक्ट हुआ था, 1881 में, और आज तक हर 10 साल में एक सेंसस कंडक्ट होता है। दूसरी बात इन्होंने की ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड की 1921 में, जिसमें पहला हाफ इन्होंने कहा कि इसमें हमारी पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट स्टेशनरी, क्योंकि डेथ रेट और हाई बर्थ रेट बहुत ज्यादा थे लेकिन डेथ रेट बहुत ज्यादा था। इस वजह से हमारी पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट सेम रही, उसमें स्थिरता थी, कोई खास चेंज नहीं था। बट post the second half of the 1921 experienced a hike in the population. Our population has been rising since, आज तक बढ़ ही रही है, it hasn't reduced or lowered down। ठीक है बच्चा। तो अब हमारे पास डेमोग्राफिक कंडीशन में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या क्या लिखोगे, कि हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट थे, बहुत ज्यादा थे, और स्टैटिस्टिक्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। सो बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर थाउजेंड इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में कितने हजार बच्चे पैदा हुए, एक साल में कितने हजार बच्चे पैदा हुए, वो हमारा बर्थ रेट है। डेथ रेट भी क्या है, कितने हजार लोग मरे एक साल में, उसको हम डेथ रेट कहते हैं। और पहले के टाइम में बच्चे दोनों ही बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा थे। बर्थ रेट हमारा कितना था, लर्न करेंगे, 48%। डेथ रेट हमारी कंट्री में कितना था बेटा, 40%। ठीक है, दोबारा से, बर्थ रेट क्या होता है, पर 1000 कितने लोग पैदा हो रहे हैं। डेथ रेट क्या होता है, पर 1000 कितने लोग एक साल में मर रहे हैं। और दोनों ही उस टाइम पे, उस वक्त पे, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, इट वाज बोथ वेरी हाई, एज हाई एज 48% बर्थ रेट एंड 40% डेथ रेट। ओके जी। फिर बच्चे लिटरेसी रेट वाज वेरी लो। लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, एजुकेशन के ऊपर खर्चा कुछ खास नहीं था। So literacy rate refers to the total number of literate person expressed as a percentage of the total population. पढ़े लिखे लोग, literate people divided by total population. Literate population divided by total population into 100 will give you literacy rate. So the overall literacy rate, again important statistic, was that it was less than 16%, out of which फीमेल की बेटा और भी कम लोग थे, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट निग्लेजिबल, मतलब पढ़े औरतों को तो पढ़ाते ही नहीं थे उस टाइम पे लोग। पॉवर्टी मतलब गरीबी, माल न्यूट्रिशन मतलब खाने को कुछ खास नहीं, कोई विटामिन नहीं, कोई अच्छे से अंदर शरीर में किसी की कोई हिम्मत जान प्राण नहीं थे। एंड पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, मतलब अगर कोई बीमार भी हो जाता था तो वैक्सीनेशन नहीं होती थी उस टाइम पे, बीमारियां बहुत ज्यादा होती थी, और हॉस्पिटल्स भी एडिक्वेट नहीं थे। लेड टू हाई डेथ रेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ अबाउट 7%। ठीक है जी, दोबारा से, लो लिटरेसी रेट था, कितना लो था बच्चे, लेस देन 16%। कितना था, लेस देन 16%। पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी, जिसकी वजह से डेथ रेट बहुत हाई था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, लो ऑफ रूल ऑफ अबाउट 7%। ठीक है, तो 7% जो है हमारा कम से कम 7% था, और वैसे हाई से हाई जाता था। क्लियर है पहले दो पॉइंट्स, हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट एंड एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी। गाइस, भव्या, सबीरा, गुरप्रीत, Yes, भविष्य, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. भविष्य एंड पीयूष, व्हाट डू यू से। Yes, ma'am. ठीक है, पीयूष। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। बच्चे क्या था उस टाइम पे, हमारे पास इतनी तो हमारी डेवलपमेंट थी नहीं, रहा गवर्नमेंट जो है हम जैसे लोगों के ऊपर कुछ भी हमारी हेल्प नहीं करती थी।
तो बहुत सारी बीमारियां बच्चे फैलनी शुरू हो गई थी। एक और बात है, अगर अभी क्लास एंड हो जाएगी तो मैं दोबारा से आपको लिंक भेजूंगी, प्लीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है, साथ के साथ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मीटिंग जो है वो 45 मिनट्स की होती है। अगर आप लेट ज्वाइन करते हो उतना ही कम स्पैन रह जाता है मुझे, मेरे पास पढ़ाने के लिए, राइट। सो बच्चे, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज क्या थी? क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी हमारे पास यहाँ पे स्कूल्स के लिए, या फिर आपने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई हेल्प नहीं कर रही थी, कोई हॉस्पिटल्स नहीं बना रही थी, कोई और आविष्कार रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रही थी बच्चा। तो उस वजह से क्या हुआ, जो हमारी पॉपुलेशन थी उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, तो बीमारियां बहुत ज्यादा पनप रही थी। बहुत सारी डिजीजेस जो है न्यू आ रही थी और उनकी कोई खास वैक्सीनेशन या फिर हमारे पास कह लो कि करेक्ट करने के लिए कोई भी मेडिसिनल प्रिकॉशंस या फिर ट्रीटमेंट नहीं थे। सो बच्चे, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी, देवर ईदर पुअर, ठीक है, देवर ईदर पुअर और अनअवेलेबल, ठीक है, पुअर थी या फिर अनअवेलेबल थी टू लार्ज मासेस ऑफ पॉपुलेशन। और अगर थी भी, अवेलेबल थी भी, तो मैंने आपको बताया इनएडिक्वेट थी। अब लोग थे, से सपोज एग्जांपल 1000 लोग हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के पास जो था अवेलेबिलिटी थी वो सिर्फ 100 लोगों को क्योर करने की थी। तो ये क्या था, अनअवेलेबिलिटी थी टू मोस्ट ऑफ द पीपल। एज अ रिजल्ट, एयर एंड waterborne diseases were widespread and took a huge toll on life। तो बच्चे, उसकी वजह से वाटरबॉर्न डिजीजेस मतलब जो पानी से बीमारियां होती हैं, टाइफाइड वगैरह, एयरबॉर्न डिजीजेस जैसे हमारा कोविड था, राइट। तो ये सारे बच्चे डिजीजेस इस तरह की बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड थी, बहुत ज्यादा फैल गई थी इसका मतलब, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा मरने लग गए। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है, इन्फेंट मतलब जो 1 साल से कम साल का है, 1 से कम साल का जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा मरने लगे थे पर 1000 पर ईयर। जब भी हम डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी की बात करते हैं तो वो पर 1000 पर ईयर होता है, ठीक है जी। So infant mortality refers to the number of infants dying before the age of 1 year of age per 1000 live birth in a year। मतलब अगर मैं कहूं कि 1000 बच्चों में ये 28 मर रहे हैं, तो ये क्या था बच्चे, हमारा इन्फैंट मोर्टालिटी रेट था, ठीक है। सो कह रहे इन्फैंट मोर्टालिटी रेट वाज क्वाइट अलार्मिंग, मतलब इट वाज वेरी ह्यूज, अबाउट 218 पर 1000, मतलब 1000 में से 218 बच्चे मरते थे। इन कॉन्ट्रास्ट टू इन्फैंट मोर्टालिटी रेट ऑफ 33,000 पर 1000। सो बच्चे कह रहे हैं ये इन्फैंट मोर्टालिटी रेट क्या था बच्चे, 218 पर 1000। और अगर हम रेट की बात करें इन परसेंटेज तो ये क्या था, 33 पर 1000, 33 पर 1000 था, ठीक है जी। रेट 33 पर 1000 था और ये बच्चे थे, नंबर ऑफ किड्स दैट वर डाइंग, ठीक है। सो ये अभी 1 मिनट बाद में दोबारा से आपको सारे स्टैटिस्टिक्स रिवाइज करा दूंगी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बच्चे आज के टाइम में लोगों की एवरेज एज कितनी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 69, मतलब एन एवरेज ह्यूमन लिव्स फॉर अबाउट 69 years इन अ लाइफ, बट उस टाइम पे 32 years थी, कि मतलब 32 साल तक के लोग ज्यादातर मर जाते थे। इट वॉज सो हाई, राइट, योर डेथ रेट। बट एक्सपेक्टेंसी मतलब कितनी जल्दी लोग मर जाते थे, लोग 30 से 32 साल की उम्रों में मर जाते थे बच्चे। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी क्यों थी बच्चे, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, मुश्किल से सिर्फ खाना ही खा पाते थे, राइट। सो देयर वाज नो रिलायबल डाटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि कितनी पॉवर्टी थी, बट बहुत ज्यादा थी, बट इट वाज एक्सटेंसिव पॉवर्टी, ठीक है। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कॉमन पीपल वाज वेरी लो एंड देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द कंट्री, खाने तक के लिए मुश्किल से मिलता था, राइट। सो आ जाओ, लेट्स रिवाइज अगेन। हमने अभी तक क्या किया बच्चे, डेमोग्राफिक कंडीशंस की। अगर आप म्यूट पे भी हो बच्चे, साथ के साथ ईयर एंड स्टैटिस्टिक्स बोलते रहो ताकि आपको याद रहे। सो बच्चे, सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस हमारा कंडक्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1881।
ऑफिशियल सेंसस मतलब अकाउंटिंग जो पॉपुलेशन की होती है, कब पहली बार हुई थी इंडिया में? 1881 में। ठीक है, और उस दिन से आज तक हर 10 साल बाद हम पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करते हैं। नंबर टू, वी लर्न अबाउट द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जो कि क्या था? 1921, जिसमें ये कहा गया कि 1921 का पहला स्टार्टिंग का साल, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 1921 was stagnant growth. Why? Because there was high birth and high death rate, दोनों ही बहुत ज्यादा थे। एंड लेटर हाफ एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिसकी वजह से आज तक हमारी क्या है? पॉपुलेशन इज स्टिल राइजिंग। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड, राइट? तो उसके रीजंस यही लिखे हैं कि पहले हाई बर्थ एंड डेथ रेट था, जिस वजह से स्टैग्नेंट पॉपुलेशन थी, फिर सेकेंड हाफ में कांस्टेंट राइज हुआ है, इस वजह से उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। फिर हमें बोला गया है कि हम डेमोग्राफिक पोजीशन पढ़ रहे थे, तो नंबर वन, हाई डेथ एंड बर्थ रेट। बच्चे, डेथ एंड बर्थ रेट क्या होता है? पर 1000 कितने लोग पैदा हुए इस बर्थ रेट, पर 1000 कितने लोग मरे इज योर डेथ रेट। ठीक है, उसके बाद कितने परसेंट था बच्चे उस टाइम पे? बर्थ रेट वॉज 48 पर 1000 एंड डेथ रेट वॉज 40 पर 1000। ठीक है, एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी क्या होता है? पढ़े लिखे लोग। तो कैसे कह रहे हैं कि कैसे रेट निकालोगे? लिटरेट पीपल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, इट वाज एज लो एज लेस देन से 16%। 16% से भी कम थी उस टाइम पे, राइट? फीमेल लिटरेसी रेट उससे भी और कम था, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल था, औरतों की पढ़ाई पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता। पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से डेथ रेट बहुत बढ़ गया था, और वो कितना था? अबाउट 7% था। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज बच्चे, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज या तो अनअवेलेबल थी, और अगर अवेलेबल भी थी तो बहुत इनएडिक्वेट थी, दे वर वेरी लेस, जिसकी वजह से वाटर एंड एयर बॉर्न डिजीजेस हो गई थी और लोग बहुत ज्यादा मर रहे थे। इनफैंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? 1 साल से छोटा बच्चा, जितने बच्चे मर रहे हैं पर 1000। ठीक है, तो अगर हम गिनती करें तो 218 बच्चे मर रहे थे पर 1000, और अगर रेट की बात करें तो 33 पर 1000 रेट। ठीक है जी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने लोग जिंदा रह रहे, कितनी एक इंसान की उम्र होती है। जैसे हम कहते हैं एक डॉग की उम्र इतने साल होती है, एक कैमल की इतने साल होती है, टर्टल की इतने हजारों साल होती है, राइट? इतने साल होती है। वैसे ही इंसान की बच्चे उस टाइम पे उम्र 32 ईयर्स थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, आज के मुकाबले जो कि 69 ईयर्स है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, जिसकी हमने कोई गिनती नहीं की, पर ये पता है कि बहुत ज्यादा थी, क्योंकि लोगों के पास कुछ एवेन्यू, कुछ मीन्स थे ही नहीं, राइट? किड्स, आर यू गेटिंग इट? वीव कवर्ड फॉरेन ट्रेड and demographic conditions. Please tell me if you have any doubts. Why? Because मेरे सामने आप लोगों की शक्लें नहीं आ रही है, तो मुझे नहीं पता चल रहा है आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Any doubts? Anyone? Any doubts, kids? भव्या, सबीरा, भविष्य, पीयूष, गुरप्रीत। हम्म। नो मैम। चलो, बहुत ही बढ़िया। आओ, नोट्स में से भी मैं आपको करा देती हूँ। डेमोग्राफिक में, अच्छा मैंने नोट्स में तो कराया है, यस। सो मैं अब ऐसे करती हूँ, क्योंकि 1 मिनट रह गया। आई एम रीसेंडिंग यू द लिंक, प्लीज ज्वाइन। ठीक है, वहां पे ज्वाइन करो और फटाफट से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम।